जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ईडीयू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती कांस्टेबल के संबंध में जो वैकेंसी आती हैं, जो होती हैं जेल वार्डन की, फायरमैन की और घुड़सवार की, तो इनके संबंध में जो पेपर पिछली बार हो चुके हैं वो सारे पेपर आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और ये वाला जो पेपर हुआ था वो 20 दिसंबर 2020 को हुआ था। ये पहली शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें जितने भी परीक्षा में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और फिर आगे जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हमने और उन सारी इन्फॉर्मेशन को हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो उम्मीद है ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, जिसकी वजह से आपका यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा और सारे प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया था हिंदी में कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो सन 1962 एक ऐसा साल था जब पुरस्कार नहीं दिया गया था। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ये कौन किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक साहित्य अकादमी के द्वारा ही दिया जाता है। ये 1954 में शुरुआत हुई और सबसे पहली बार ये 1955 में प्रदान किया गया था। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार के गठन की बात करें, अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो वहां पर 1954 कर देना। जब पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो इस तरीके से एक प्रदान की जाती है एक प्रतिलिपि। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भारतीय का जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो उसमें जो भाषाएं दर्ज है तो उनको प्रदान किया जाता है, और अंग्रेजी और राजस्थानी यानी कि 22 और प्लस 2, इस तरीके से कुल जो 24 भाषाएं हैं उनमें ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कौन सा? साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यहां पर आपका जो सही उत्तर बनता है इस प्रश्न का वो सन 1962 बनेगा। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं कि यह पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया था, अगर सबसे पहले की बात करें तो ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। आपके ऑप्शन में वहां पर दिया होगा। माखनलाल चतुर्वेदी को यह पुरस्कार दिया गया था। उनकी एक कृति थी जिसका नाम था हिम तरंगिनी, तो इसके लिए पुरस्कार दिया गया था और उन्हें पद्म भूषण भी मिला था 1963 में। तो सबसे पहले जो पुरस्कार प्रदान हुआ माखनलाल चतुर्वेदी को, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो एक पुरस्कार बनता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अगर पूछे ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, तो यह साहित्यिक पुरस्कार है और भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। यह भी भारत की जो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं, कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, तो उसमें प्रदान किया जाता है। और एक और भाषा जो हो अंग्रेजी, तो उसको भी यहाँ पर प्रदान किया जाता है। उसमें इस तरीके से ये वाली प्रतिलिपि प्रदान की जाती है सम्मान के स्वरूप। अगर बात करते हैं कि सबसे पहले किसको प्रदान किया गया था, तो जी शंकर कुरूप थे। 1965 में सबसे पहले प्रदान किया गया था और यह मलयालम भाषा के लेखक थे। ये सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरा। यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है, विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्दों की जो जोड़ी है वो सही नहीं है, हमें यही बताना है। तो यहाँ पर जोड़ी सही नहीं होने की अगर बात करें तो राग का क्या होता है? विराग हो जाता है, तो ये सही है। व्यष्टि का मतलब क्या हो जाता है? समष्टि। और जो यहाँ पर दिया गया है बच्चा का जवान, तो ये गलत हो जाता है। विकल्प सी आपका सही उत्तर होगा क्योंकि ये विलोम जो है वो जोड़ी सही नहीं है। उत्तम का क्या होता है? अधम। उत्तम का मतलब हो जाता है ऊंचा, ठीक है, उच्च कोटि का कह सकते हैं। और अधम का मतलब क्या हो जाता है? नीच। तो इस तरीके से विकल्प डी, ये भी यहाँ पर ये जोड़ी सही है। विकल्प सी यहाँ पर जोड़ी सही ना होने के कारण आपका यहाँ इस प्रश्न के लिए उत्तर बनता है। देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जोड़ी सही नहीं है, तो अगर गड़बड़ हो गया तो पहला ही दूसरा कोई भी मार्क आप कह सकते हो सकता है। तो नहीं शब्द को कंसिडर करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। तो भारतेंदु युगीन जो कवि है वो नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाएगा आपका विकल्प डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी है। विकल्प डी में कौन दिया गया है? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक यहाँ पर किस युग के कवि हैं? तो ये श्रीधर पाठक हैं द्विवेदी युग के कवि हैं। अगर आपसे एग्जाम में कभी आए तो पूछ ले किस युग के कवि हो जाएंगे, तो द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग कब से कब तक रहा? तो ये शुरू होता है सन 1900 ईस्वी से और फिर ये चलता है 1920 ईस्वी तक। इस तरीके से कह सकते हैं कुल 20 साल तक द्विवेदी युग रहा। ये किसके नाम पर रहा? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग नाम पड़ा। फिर यहाँ पर ये भी पूछ सकते हैं अगली बार एग्जाम में कि भारतेंदु युग का जो काल रहा है वो कितना समय रहा है।
तो भारतीय युग शुरू होता है 1850 ईस्वी से शुरू हुआ माना जाता है और फिर यह चलता है 1990 ईस्वी तक। तो इस तरीके से लगभग ये 40 साल तक भारतीय युग चलता है, भारतीय हरिश्चंद्र जी के नाम पर। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि पयोधी, सिंधु और वारिस ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर पर्यायवाची से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। समुद्र के पर्यायवाची पयोधी, सिंधु और वारिस, तो ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर जो मेघ के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे। तो मेघ का पर्यायवाची हो जाता है जलधर। ठीक है, यानी कि जल को धारण करने वाला। एक और यहाँ पर हो जाएगा बादल हो जाएगा। एक और बहुत बार पूछा जाता है जलद, यानी कि जल से लदा हुआ। जल से लदा हुआ कौन होता है? बादल होता है, तो वही क्या कर देते हैं? बारिश कर देते हैं। एक और हो जाता है नीरद। नीर का मतलब होता है पानी, दा मतलब याद कर सकते हो, नीर से लदा हुआ, तो जलद नीरद आप आसानी से याद कर सकते हो। नदी का तो बहुत सिंपल है, बहुत बार पढ़े होगे आप, जैसे कि तनुजा हो जाता है, सरिता हो जाता है, तो ये क्या है? नदी के पर्यायवाची हैं। एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर अपगा, तो ये भी इसका पर्यायवाची है। और निम्नगा, ये सारे नदी के पर्यायवाची हैं। गंगा की अगर बात करें तो गंगा के पर्यायवाची में आप कर सकते हैं भगीरथी। भागीरथी नहीं है, यहाँ पर याद रखना है कि आपको ये भगीरथी है। एक और यहाँ पर हो सकता है आपका देवपगा। इस तरीके से बहुत सारे हैं। एक और यहाँ पर हो सकता है देवनदी। देवनदी भी गंगा का पर्यायवाची है। एक और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है मंदाकिनी, तो ये भी आपका एक पर्यायवाची बन सकता है गंगा नदी का। तो इतने सारे पर्यायवाची जो इंपॉर्टेंट बस वही यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है। सही शब्द यहाँ पर क्या होगा? कहानी यहाँ पर क्या दी गई है कि अभिषेक फिर है डैश घर चला गया, तो अभिषेक क्या विकल्प बी यहाँ पर सही होगा, अपने आप घर चला गया। देखो अभिषेक किसके घर चला गया नहीं हो सकता है, ये अपने आप वाला ज़्यादा सुटेबल है और यही उत्तर आपका माना गया था। और इस घर चला गया नहीं होगा, उस घर चला गया, क्योंकि बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रही, तो विकल्प बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सन 2019 में एक व्यास सम्मान है जो है वो किसे प्रदान किया गया था। तो 2019 में जो व्यास सम्मान है वो नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया था। अब नासिरा शर्मा को किस लिए प्रदान किया गया था? तो इनकी एक कृति थी कागज की नाव, तो ये इन्होंने लिखा था तो इसके लिए 2019 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो जिसके दम पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखते हैं व्यास सम्मान के बारे में। तो व्यास सम्मान है क्या? तो भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद में दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्या है कि इस पुरस्कार को 1991 में शुरू किया गया था, यानी कि 1991। ठीक है, फिर किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो के बिरला फाउंडेशन था, तो उसके द्वारा ये शुरू किया गया था। फिर अगर क्वेश्चन बन सकता कि सबसे पहली बार किसको प्रदान किया गया, तो 1991 में ही रामविलास शर्मा को प्रदान किया गया था। किस लिए? तो उनकी एक कृति थी। कृति का मतलब होता है जो हिंदी में वो काम करके लिखते हैं, कोई या लिटरेचर में काम करते हैं, उसके लिए साहित्य के क्षेत्र में। तो भारत के प्राचीन भाषा और हिंदी इन्होंने एक कृति लिखी थी, तो इसके लिए इन्हें प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो जो तत्सम है वही हमारा यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपका जो सही उत्तर बनता है वो विकल्प ए सही उत्तर बनता है, क्योंकि जो उज्ज्वल है वो यहां पर तत्सम है, यानी कि यह पूरी तरीके से संस्कृत से लिया गया है। तत्सम, तो ये तत्समी भाषा का शब्द हो जाता है। अब इकट्ठा हो गया, कमल हो गया और उपरोक्त, ये तो विकल्प सही नहीं होंगे। कभी कभी एग्जाम में वर्तनी शुद्धि के लिए भी आ जाता है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उज्ज्वल, इस तरीके से एग्जाम में लिख देगा आपके, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? गलत होगा। उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाएगा, उ फिर आधा जा दो बार व और ला, ये उज्ज्वल सही हो जाता है। तो वर्तनी शुद्धि अशुद्धि के हिसाब से भी उज्ज्वल आपका ये वाला सही होगा, विकल्प ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? जो बंदा काम करेगा उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो आपका सही विकल्प बनता है वो विकल्प ए बनता है। कर्ता हो क्या हो जाता है? जो काम करे वो कर्ता हो जाता है। जिसके कारण काम हो वो करण हो जाता है, और जो काम किया जाए वो क्रिया हो जाती है। और कर्म क्या होता है? कर्म का मतलब होता है कि जिस पर, या कोई व्यक्ति कह सकते हैं जिस पर क्रिया का क्या पड़े,
प्रभाव पड़े, उस पर प्रभाव पड़े तो वो क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से 8 नंबर का विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था एग्जाम में कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनना है, क्या होगा। तो गिलास डॉट डॉट यानी कि डैश पे तोड़ा, तो यहां पर सही विकल्प आपका जो उत्तर हो जाएगा, गिलास तुमने तोड़ा, उसने तोड़ा, किसने तोड़ा, इसने तोड़ा। तो सही विकल्प यहां पर आपका हो जाता है सी कि गिलास किसने तोड़ा, क्योंकि यहां पर आप ये भी देख पा रहे हो कि क्वेश्चन मार्क लगा है, तो यहां से भी आप इस चीज को कैच कर सकते हो कि क्या सही होगा क्या सही नहीं होगा। गिलास किसने तोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि पुरुषोत्तम अग्रवाल एक व्यक्ति हैं, तो उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर जो अवस्थी स्मृति सम्मान है वह प्रदान किया गया। अब ये सारे क्या है जो सम्मान प्रदान किए गए वो सारे हिंदी के संबंध में और हिंदी वाले सेक्शन में अभी आपसे पूछे गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है विकल्प बी, तीसरा रुख। उन्होंने लिखा था तीसरा रुख, जिसके इनकी एक रचना है, तो इसके लिए इन्हें कौन सा सम्मान, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब को। अगला प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा गया एग्जाम में। यह प्रश्न पूछा गया था कि लोकोक्ति यानी कि जो लोकोक्ति या मुहावरे होते हैं, लोक और उक्ति, तो उनके सही अर्थ वाले जो जोड़े हैं विकल्प की पहचान करना है, हमें जोड़े मिलाना है, क्या सही होगा। तो यहां पर दिया है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, यहां पर मां रहेगा, तो ये यहाँ क्या हो जाता है विकल्प ए, यानी कि दोनों ओर से लाभ चाहना। ठीक है, फिर क्या है कि दो चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपराधी क्या है भयभीत रहता है हमेशा, तो इसका बी हो जाएगा। और नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि अयोग्यता का दोष दूसरों को देना या दूसरे पर मढ़ देना, यानी कि हमें हमारे अंदर कमी है लेकिन दोष दूसरे को ठहरा रहे हैं, तो ये सी हो जाता है। फिर नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि जो भला कर रहे हो उस भला करने के बाद में भूल जाओ, ज़्यादा उम्मीद मत रखो। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर बनता है ए का ए और बी का बी और सी का सी, तो यहाँ पे कौन सा बनना है, यहाँ पर बनना है विकल्प डी सही हो जाएगा। ए बी सी डी ये आपका सही उत्तर हो जाता है लोकोक्ति को लेकर के। तो एक ही प्रश्न में देखो 4 लोकोक्ति पूछ लिया लिस्ट में डाल करके। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निंदा एक शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो निंदा का मतलब क्या हो जाता है, किसी की बुराई करना, और विकल्प ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्तुति का मतलब होता है कि किसी की प्रशंसा करना, या फिर कह सकते हैं क्या प्रशंसा गान करना, बढ़ा चढ़ाकर उसकी तारीफ करना, तो यहाँ पर विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर राग दिया गया है, तो राग का विलोम क्या होता है, राग का विलोम हो जाता है द्वेष। फिर यहाँ पर ये इस तरीके से इसका विलोम हो जाएगा। अगर सम्मान का अगर बात करें, इसका विलोम यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा, तो ये अपमान हो जाता है, तो ये इसका विकल्प ए निंदा का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। देखिए ये पूछा, ये पॉलिटी का क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन पूछा किस में है, आपका हिंदी के सेक्शन में। तो इसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो मैथिली शामिल है, मणिपुरी शामिल है, बोडो शामिल है, लेकिन भोजपुरी भाषा जो है वो भारत के संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत शामिल नहीं है। अब देख लेते हैं जो जो क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर क्लियर करते हैं। तो इतनी सारी भाषाएं जो हैं वो क्या हैं, भारत के जो संविधान में 8वीं अनुसूची है उसके अंतर्गत शामिल हैं। अब देखते हैं डिटेल में क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं। हो सकता है आपके जीएस में पूछ ले, या हो सकता है कि अगला हिंदी का पेपर है उसमें आपसे पूछ ले। तो प्रारंभ में क्या था, जो भारत का संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाएं थी। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक 21वां संविधान संशोधन होता है, और ये कब होता है, ये होता है 1967 में, यानी कि 1967 में। तो उसके द्वारा एक भाषा जोड़ी जाती है सिंधी। फिर एक दूसरा संविधान संशोधन होता है, वो कौन सा होता है, ये 71वां संविधान संशोधन होता है। अब समय होता है इसका 1992 यानी कि 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी जाती, कौन सी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, यानी कि कोंकणी से आपका का और नेपाली से ना, और इसी तरीके से कह सकते हैं मणिपुर से माँ। तो इसे अगर याद करना चाहो तो यहाँ पर ना मा क नमक की तरह याद कर सकते हो, ना मा क, यानी कि यहाँ पर क्या हो, ये ना रहेगा नमक, यानी कि नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। फिर यहाँ पर और भाषाएं शामिल की गई कब, एक आया आपका 92वां संविधान संशोधन, ये आया था 2003 में। 2003 में संविधान संशोधन किया गया, तब बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, तो इस तरीके से इतनी भाषाएं जोड़ दी गई, 4 भाषाएं जोड़ी गई।
तो कुल मिलाकर के अब इस समय कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं अभी तक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन था कि जिस क्रिया का प्रभाव पड़े, यानी कि जिस पर जो किए गए काम को क्रिया कहते हैं और उसका जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म होता है। इससे पहले भी बता चुके हैं। अपादान क्या होता है, ये गलत बता रहे हैं कि अलगाव का भाव पैदा करता है, अलगाव का। तो कहते हैं पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पेड़ में लगा था पत्ता, अबे दूर गिर गया तो अलग हो रहा है, तो ये यहाँ अपादान कारक हो जाता है। ये कारक वाला बात है। एक करण कारक अलग होता है और कर्ता काम करने वाला होता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न संख्या जो 15 है कि निम्नलिखित वाक्यों में क्या है अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। तो अपादान कारक का मतलब क्या होता है, जो अलगाव पैदा करे। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा सीधे वो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है कि पेड़ से पत्ता गिरता है। और ये क्या हो जाता है, से क्या पैदा करता है, अलगाव। ये यहाँ पर क्या है, ये अलगाव पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर पेड़ से पत्ता गिरता है, से जब हो जाएगा अलगाव का भाव पैदा होगा, वहां पर अपादान कारक होगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ कि श्याम का घर, तो किसका घर, श्याम का। तो श्याम का और घर से क्या बता रहा है, यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है कि ये घर किसका है, श्याम का, श्याम से संबंधित घर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा है कि आरी से काटो, तो किससे काटो या किसके कारण काटा गया। तो ये क्या हो जाता है आपका, से, आरी से काटा गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कारण कारक, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्या है, कारण पैदा हो रहा है, किसके कारण यह काम हुआ है। फिर क्या करें, कुर्सी के नीचे बैठो, ठीक है। तो ये इसका कारक क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुर्सी के नीचे बैठो। तो इसका कारक क्या होगा, आप कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपके एग्जाम में। प्रश्न संख्या जो 16 है इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सही वाक्य जो होगा वही हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, या फिर मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। तो ये देखो, ये वाला जो विकल्प बी है ये सही उत्तर हो जाता है। अब देखो यहाँ पर वार और दिन, इसका मतलब एक ही होता है, एक चीज दो बार आ रही है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। फिर लिखा है कि मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, तो को क्या है, ये ज्यादा एक्स्ट्रा लगा है, तो ये क्या हो जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा, तो देखो वार का मतलब होता है दिन या फिर दिवस, एक चीज दो बार क्यों लिखी, तो ये भी गलत हो जाता है। विकल्प बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पर जो आपसे पूछा गया था, प्रश्न संख्या 17 कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। तो सही वाक्य हमारा यहाँ पर जो होगा वही सही उत्तर हो जाएगा। पूछा क्या जाता है, वाक्य दिया हुआ है कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं, तो यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। फिर अगर पूछे कि वह कैसे जाने, तो ये कैसे लग गया, इसकी वजह से गलत है। वह क्या जाने कि मैं कैसे रहा हूं, कैसे रहा हूं क्या, बीच में मिसिंग है। फिर लिखा कि वे क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा है। देखो यहाँ पर वे क्या जाने या हूं होता तो सही हो सकता था, है तो गलत हो जाएगा। विकल्प ए आपका सही उत्तर है प्रश्न संख्या 17 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया था कि विरोधी पक्ष का एक वाक्यांश दिया गया है। क्या है, विरोधी पक्ष। तो विरोधी पक्ष को क्या कहेंगे, एक सार्थक शब्द बनाना है, जिससे हम क्या कह सकते हैं, कई शब्दों का एक शब्द या फिर वन वर्ड जो होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा विरोधी शब्द के लिए क्या हो जाता है, विपक्षी। कहते हैं कि जिसकी सरकार है वो, उसका जो विरोधी होता है क्या कहते हैं, विपक्ष में किसकी है, विपक्ष में कौन बैठता है, तो वो क्या हो जाता है, जो विरोध में रहेगा वो विपक्षी हो जाएगा। पक्षपात क्या होता है, पक्षपात में होता है कि कोई व्यक्ति है या फिर कह सकते हैं किसी एक का जो बंदा क्या करे, पक्ष ले, किसी एक के पक्ष में रहे, या फिर कह सकते हैं किसी एक का पक्ष लेने वाला कोई व्यक्ति होगा, वो क्या होगा, पक्षपाती होगा। यहाँ पर व्यक्ति होगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ पक्षपाती, तो ये दोनों एक ही चीज है। फिर लिखा है यहाँ पर द्विपक्षी। द्विमतपक्षी का मतलब होता है कि दोनों पक्षों में पड़ने वाला, कहते हैं इधर भी शामिल है और उधर भी शामिल है, दोनों पक्षों में पड़ने वाला। इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा विरोधी के लिए, तो इसका विपक्षी यानी कि विकल्प भी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, वधु, फिर लिखा क्या था, वधुत्सव। ये क्या है, संधि विच्छेद का रूप, सही रूप हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो इसका जो सही रूप हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि वधु और उत्सव। इसमें क्या क्या मिलाया गया, देखो वधु में क्या कर दिया गया, बड़ा ऊ लगा हुआ है, और उत्सव में प्लस छोटा ऊ लगा हुआ है, छोटा ऊ। तो यानी कि बड़ा ऊ और प्लस क्या कर दिया गया,
छोटा वाला ऊ, ये मिल करके क्या बना देते हैं, हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा। तो ये क्या होता है, ये हो जाता है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है, देखो इसमें क्या कर ले, हम छोटा आ लिख लें या बड़ा आ, इस तरीके से ई, या फिर कह सकते हैं छोटी ई, इस तरीके से फिर ऊ, या फिर प्लस बड़ा ऊ, और या री, इस तरीके से कुछ भी जुड़ेगा तो वो क्या बनेगा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री बनेगा। तो यहां पर क्या हो जाता है, इस कंडीशन में हमेशा रहेगा आपका दीर्घ संधि, ठीक है, क्योंकि ये दीर्घ का मतलब होता है बढ़ जाना। अब यहां पर अगर मान लेते हैं ये था छोटा ऊ लिखा है, यहां पर मान लेते हैं छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ यहां पर ऐड हो रहा है, छोटा ऊ समझो, तो यहां पर क्या होगा, बड़ा ऊ ही होगा, तब क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। बस इतना ध्यान रख सकते हैं। अगला देखते हैं जो प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है, जो गलत है वही यहां पर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर दिया गया है महा प्लस ओज, तो ये सही है। फिर यहां पर दिया गया है पौ प्लस इक, तो ये भी सही है। नौ प्लस एक, ये भी सही। यहाँ पर लिखा है परो प्लस उपकार, ये गलत हो जाता है। इसको जो सही तरीके से लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, पर और उपकार, ये मिलकर के क्या बन जाएगा, परोपकार। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है, तो सही विकल्प जो नहीं है वही हमारा उत्तर है। देखो बार बार यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, नहीं है, यानी कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, और इस नहीं के चक्कर में बहुत लोग क्या होते हैं, निपट जाते हैं, बहुत सारा क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब तत्सम और तद्भव, जो तत्सम क्या है पूरा संस्कृत से सीधे ले लिए गए वो तत्सम, और जो बदल दिए गए वो क्या हो गए, आपके तद्भव हो गए। तो सूत का सूत्र हो जाता है, तो ये सही है। हस्त का मतलब हाथ हो जाता है, ये भी सही है। इधर वाली सारे क्या है, तत्सम है, इधर वाले क्या है, तद्भव है। चक्र का गोला, तो ये गलत हो जाता है। तो विकल्प सी यहाँ पर आपका सही उत्तर है, क्योंकि यह जोड़ी क्या है, जो सही नहीं है, सही नहीं, ठीक है। अगर बात करते हैं ग्राहक कस्टमर, तो उसको क्या कहेंगे, वो गाहक हो जाता है। ग्राहक होता है एक तत्सम और गाहक होता है तद्भव, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि शुद्धि, मनीषी और बुध ये क्या है, शब्द हैं, और ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, हमसे ये पूछा गया। तो प्रश्न संख्या 22 के लिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा। विकल्प ए का मतलब यानी कि यहाँ जो पंडित जो है वो शुद्धि का, मनीषी का और बुध का पर्यायवाची शब्द है। फिर बात करते हैं यहाँ पर धनी, तो धनी का मतलब क्या होता है, जो धनवान हो, अमीर हो, तो ये सब क्या हो जाते हैं, धनी के पर्यायवाची हो जाते हैं। या फिर कह सकते हैं एक और पर्यायवाची बनता है, रईस हो सकता है। फिर अगला देखते हैं पति, पति का तो पूछ ले, अगर पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो लिखा जा सकता है प्राणेश, प्राणेश हो जाएगा, एक शब्द है। एक शब्द और आ सकता है कि आर्यपुत्र, कहीं अगर आपके ऑप्शन में लिखा मिल जाए। स्वामी भी आपका पति का पर्यायवाची हो सकता है। एक और हो सकता है प्राणाधार, ये पति का पर्यायवाची है। एक और पर्यायवाची हो सकता है भर्ता, ठीक है, ये रा ऊपर लगेगा, तो ये पति के पर्यायवाची हैं। गुरु की अगर बात करें तो गुरु को क्या शिक्षक भी बुलाया जाता है, तो शिक्षक हो सकता है, ठीक है। आचार्य भी हो सकता है, तो आचार्य क्या होता है, गुरु, ठीक है। तो शिक्षक, शिक्षा देने वाला, आचार्य, आचरण सिखाने वाला, गुरु, तो गुरु का मतलब क्या होता है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। तो ज़्यादा डीपली हिंदी पढ़ोगे तो हो सकता है सब चीज़ें आए, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बाग बाग होना, या क्या है, इसका मुहावरा है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा, जिसको आप नॉर्मली क्या कहते हो, गार्डन गार्डन, तो ये वही है, बाग बाग हो जाना। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है कि जब बहुत खुश होते हैं तो क्या कहते हैं, दिल बाग बाग हो गया, यानी कि मन बहुत प्रसन्न हो गया। इसके लिए विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 24 वाले प्रश्न में पूछा जाता है कि अवधि बोली है तो उसका अन्य नाम क्या है। अवधि बोली को किसी और अन्य नाम से भी पुकारते हैं या जानते हैं, तो ये हो जाता है आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, कोशली। अवधि भाषा का या अवधि बोली है तो उसका एक अन्य नाम है कोशली। फिर देखते हैं अगला प्रश्न जो हमसे पूछा गया था कि निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। तो इतने सारे उपन्यास दिए गए हैं यहाँ पर, कितने, ये 4 उपन्यास दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मृदुला गर्ग जी का उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है क्या, विकल्प बी। विकल्प बी में लिखा है कि रुकेगी नहीं राधिका, तो ये मृदुला गर्ग का उपन्यास नहीं है, तो इसलिए विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, तो रुकेगी नहीं राधिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये उषा प्रियंवदा के द्वारा लिखा गया है। ये आप यहाँ देख पा रहे हो, यही एक किताब है, ठीक है, इनके द्वारा लिखा है, ये रचित है उपन्यास। फिर बात करते हैं कि उसके हिस्से की धूप, ये मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया। फिर अगर बात करें यहाँ पर कि चित कोबरा, तो चित कोबरा भी लिखा गया आपका मृदुला गर्ग के द्वारा। मैं
और मैं, ये भी मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा गया। अगर आपसे पूछ ले कि ज़्यादा डिटेल में जाए कि पूछे कब लिखा गया, तो उसके हिस्से की धूप ये आपका लिखा गया था 1975 में। फिर पूछ ले कि चितकोबरा कब लिखा गया, तो इसका आपका हो जाता है 1979 में, 1979 में। मैं और मैं ये लिखा जाता है, आपका लिखा गया था 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, हिंदी से सारे जो उनके लेखक हैं या कहानीकार हैं, रचनाकार हैं, तो उनके नाम यहाँ पर पूछे गए कि निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए एक सम्मान दिया गया, क्या नाम है उसका, व्यास सम्मान प्रदान किया गया था। काल क्रमानुसार का मतलब होता है कि जो पहले लिखी गई वो पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद, यानी कि समय के क्रम के अनुसार, आगे पीछे नहीं। तो उन्होंने अध्ययन किया, ठीक है, किसने, तो उनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो किसने किया, तो किया था कमल किशोर गोयनका ने, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो कमल किशोर गोयनका को 2014 में, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो व्यास सम्मान प्रदान किया गया था, 2014 में उन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प आपका 27, प्रश्न संख्या 27। इसमें पूछा गया था कि असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, और जो नहीं है वही क्या है, हमारा सही उत्तर है। तो यहाँ पर 27 का जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है महाकाय। ये असुर का पर्यायवाची नहीं है। महा का मतलब हो जाता है बड़ा, और काय का मतलब होता है काया, यानी कि क्या कह सकते हैं, शरीर। तो जिसका शरीर बड़ा हो जरूरी थोड़ी ना है कि वो असुर ही हो। इस असुर के जो सही पर्यायवाची हैं कि वो निश्चर हो जाते हैं, दनुज हो जाता है, राक्षस हो जाते हैं, तो ये असुर के पर्यायवाची हैं। जबकि महाकाय नहीं है, तो इसलिए विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न संख्या 28 कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव यहाँ पर जो बदल करके पूछा गया था, तो विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नींद क्या है, तद्भव शब्द है, और तत्सम क्या हो सकता है, निद्रा हो सकता है, ठीक है। इसका विकार, दंड, कोकिल, ये सारे क्या हैं, आपके तत्सम हैं। बाकी विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर है तद्भव को लेकर के। फिर देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न संख्या है यहाँ पर 29, जो पहले कभी ना हुआ हो। लेकिन थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में कि तत्सम शब्द के बारे में। अगर परिभाषा की तरफ से क्वेश्चन पूछ ले तो क्या होगा कि संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रचलित हैं वो तत्सम कहलाते हैं। यानी कि जैसे वो संस्कृत में थे वैसे आज भी हिंदी में चल रहे हैं, यानी कि वो बदले नहीं कि तत्सम, तत् का मतलब जैसे, और सम मतलब समान, जैसे थे वैसे ही, सम, सम का मतलब समान, जैसे थे वैसे यहाँ पर संस्कृत में थे वैसे यहाँ पर हिंदी में चले आए, तो वो तत्सम हो गए। तद्भव यानी कि जो पहले थे अब उनका अलग तरीके से उद्भव हो गया, यानी कि वो बदल गए, वो क्या हो जाते हैं, तद्भव शब्द हो जाते हैं। जैसे वह शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए, ठीक है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखो जैसे थे वैसे यहाँ पर हमने नहीं लिया, उनको थोड़ा सा उत्पन्न किया या बदल करके यहाँ पर लिया है, वो तद्भव शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था कि प्रश्न संख्या 29 क्या है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसका व्यक्त करने के लिए कौन सा एक शब्द सही है। तो क्या होता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपके चैप्टर में दिया होगा, आप पढ़ते होगे थ्योरी वहां पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जो पहले कभी ना हुआ हो वो हो जाता है अभूतपूर्व, ठीक है, अभूतपूर्व जो पहले ना हुआ। अब पूछे कि भूतपूर्व क्या होता है, तो भूतपूर्व वो होता है जो पहले हो चुका है, यानी कि भूत का मतलब होता है जो पहले था, और पूर्व का मतलब हो चुका है, उससे भी पहले, तो जो पहले हो चुका हो। फिर बात करते हैं अद्वितीय, तो अद्वितीय का मतलब क्या हो जाता है कि जिसके जैसा कोई ना हो, अपने आप में क्या हो, वो यूनिक हो, तो वो अद्वितीय हो जाता है। अनादि की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है कि जिसका आरंभ ना हो, ठीक है, कहते हैं ना आरंभ है ना अंत है, तो वो अनादि हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे जो पूछा गया था कि मार्तंड, अर्क और अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर मार्तंड, अर्क और अंशुमाली जो आपके सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए वो हो जाएगा विकल्प सी, यानी कि ये सारे क्या हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं, विकल्प सी सही उत्तर होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पर कि शब्द दिया गया है चंद्र, तो चंद्र को क्या चांद कह सकते हैं, ठीक है। फिर हिमांशु कह सकते हैं, हिमांशु। फिर आपका यहाँ पर शशि भी हो सकता है इसका एक पर्यायवाची, सारंग भी इसका एक पर्यायवाची हो सकता है, और रात में निकलता है इसलिए इसको निशाकर भी कहते हैं, और इसको सुधाकर भी कह सकते हैं। ये सारे क्या हैं, चांद के पर्यायवाची हैं। अगला यहाँ पर बात करें कि रेखा, रेखा के पर्यायवाची,
तो एक शब्द होता है लकीर, तो लकीर क्या है, रेखा का पर्यायवाची है। बस यहाँ पर रेखा जी ना लिखा हो, वरना यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर रोशनी शब्द छूट गया, तो रोशनी के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, वो जैसे कि प्रकाश हो गया, प्रभा हो गया और ज्योति हो गया, ज्योति, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, रोशनी के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। अगला ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एग्जाम में कि मैं भंगी हूँ, यह क्या है, आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। तो इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हो जाते हैं आपके भगवान दास, तो विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। भगवान दास क्या है, इसके लेखक हैं, विकल्प सी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यह हिंदी की पहली आत्मकथा है। कैसी, किस प्रकार की, तो यह एक दलित आत्मकथा मानी जाती है। अगर पूछा जाए कि हिंदी की दलित आत्मकथा क्या कौन सी है, वो तो वो मैं भंगी हूँ आत्मकथा है। ठीक, जो कोई व्यक्ति अपनी खुद कहानी लिखे वो आत्मकथा हो जाती है, ये दलित पहली है, ये मानी जाती है, इतना ध्यान रखना। कहाँ की, ये हिंदी की। ठीक है, इसने लिखी, भगवान दास ने अपने बारे में इसमें लिखा है। अब हो सकता है ये ना पूछे अगली बार एग्जाम में कुछ और पूछ दे, जैसे उसको हमने यहाँ पर लिख रखा है। एक यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है जूठन। अब ये इसका पहला खंड आया था 1997 में, पहला खंड आया 1997 में, और दूसरा खंड आपका 2013 में प्रकाशित हुआ। ये इसका दूसरा खंड हो जाता है। ये भी क्या है, आत्मकथा है, और ये भी किसके बारे में, एक दलित व्यक्ति हैं, उनकी यहाँ पर आत्मकथा लिखी गई है। क्या नाम है उसका, जूठन। तो हो सकता है कि अगली बार ये आपसे क्वेश्चन में पूछ ले। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मलबे का मालिक, यह कहानी है, तो यह कि किसके कहानीकार कौन है, किसने लिखा है, तो एक लेखक रहे हैं जिनका नाम है मोहन राकेश, तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये मलबे का मालिक मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया। ये देख पा रहे हो कि यहाँ पर लिखा, तो ये जो पार्टीशन हुआ था, जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उसके समय पर जो भी गतिविधियां हुई थी उनको यहाँ पर शामिल किया गया है, मलबे का मालिक। फिर यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई सारी चीजें, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं, उन्हीं को हमने शामिल किया। तो मोहन राकेश साहब हैं, ये उनके यहाँ पर क्या है, सिग्नेचर है। अब इन्होंने क्या लिखा, लहरों के राजहंस, ये इनकी किताब है, इनके द्वारा लिखा गया है। दूसरा क्या है, मोहन राकेश के द्वारा लिखित आखिरी चट्टान तक इन्होंने लिखा है। एक और जिंदगी, ये भी इनकी एक कहानी या कृति है। आधे अधूरे, ये एक चौथी किताब इनकी है। और आषाढ़ का दिन, ये भी मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है अगले एग्जाम में आपको ये रखा मिल जाए। अंधेरे बंद कमरे, तो ये भी मोहन राकेश साहब के द्वारा लिखा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो एक पैसेज दे दिया गया, क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के और 27 तक क्या हुए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो इसको पॉज करके आप ये पैसेज पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पर सीधे उत्तर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 33 था, यानी कि अतीत के विषय में जानने की लालसा कब बढ़ जाती है, तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो विकल्प डी हो जाता है, यानी कि भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। फिर अगला क्वेश्चन इससे क्या बनता है कि जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था, प्रश्न संख्या 34। ये पैसेज के हिसाब से जो उत्तर निकलने हैं वो, तो इसका विकल्प ए दयानंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, इसका जो पूछा गया था पैसेज से, गद्यांश से, कि बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई थी, तो 35 का क्या हो जाएगा, सी, ये ब्रह्म समाज हो जाता है। ये पैसेज से क्वेश्चन पूछे गए कि ब्रह्म समाज के संदर्भ में, यहाँ के संदर्भ में असत्य कौन सा है, तो कौन सा गलत है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर है कि ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, तो ये क्या है, गलत हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था, तो शास्त्रार्थ में यहाँ पर दयानंद को हरा दिया गया था, ऐसा आपके गद्यांश में लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर सेशन या पेपर कंप्लीट होता है। अगले पेपर के लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाए, आपको सारे पेपर यहाँ पर सॉल्व मिल जाएंगे, हिंदी के हों आपके, चाहे मैथ्स के हों, चाहे रीजनिंग के हों, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और हम सिर्फ यहाँ पर आपको पेपर ही नहीं सॉल्व करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल कर रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम में किसी भी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं, जो आने वाले आपके एग्जाम्स हैं उनमें। तो मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में।